हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। जजमेंट एक हिंदी में लिखा हुआ, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट का मैंने भेजा था, मैडम ने आप सबको भेज दिया होगा। सर मैम ने इंग्लिश में भेजा है, हिंदी में नहीं भेजा। इंग्लिश का तो एक ही पेज था। जी सर, हिंदी में ही है, भेज दिए। आपको जजमेंट इंग्लिश में भेजा है? नहीं सर, हिंदी में ही है। हाँ, इंग्लिश में तो था ही, नहीं तो भेजेंगे कहाँ से। तो मैंने उसके अंदर आप देखिए, पहला जो पृष्ठ है उसके ऊपर जो क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए क्रिमिनल जजमेंट में, वो सारी उस पन्ने पे पहले पे लिखी हुई है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। पहले वाली क्लास थी ना अपनी। ऊपर ही ऊपर कोर्ट का नाम होगा, उसका पूरा स्थान सारा होगा, उसके बाद पीठासीन अधिकारी। नाम तो आप लिखते नहीं है परीक्षा में, डैश 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 करके जो भी हो। उसके बाद में उसको एक रेगुलर क्रिमिनल केस देते हैं, उसका नंबर होता है। एक उसमें लिखा हुआ नहीं था उस टाइम, पता नहीं चल नहीं रहा था क्या था। एक CIS नंबर और होता है, केस इंफॉर्मेशन स्कीम जो लागू, उसमें एक नंबर और दिया जाता है, वो भी उसमें नीचे लिख देते हैं बराबर। उसके बाद में चूंकि एवरी ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड अगेंस्ट स्टेट and it is the duty of the state to maintain law and order, then all the offenses which are committed in the society are treated to be offenses against state. तो स्टेट वर्सेस जो होता है, उसमें एक अक्यूज हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सेक्शन 223 CRPC कहता है कि जितने आदमियों ने मिलकर के अपराध किया एक साथ, दे होल कैन बी ट्राइड टुगेदर। तो सारा का सारा उसमें टाइटल में आ गए। और जब केस का नाम पुकारा जाता है तो पहला अक्यूज होता है, उसके नाम से केस चलता है। जैसे मान लीजिए इसमें नाम है, अपने वाले केस में नाम है, एक तो है राम जी लाल और दूसरा है राम भरोसी। तो सर राम, ये है नहीं सर, ग्रुप पे आप प्लीज सेंड कर दीजिए सर, ग्रुप पे नहीं है ये वाला जजमेंट जो आप पढ़ा रहे हो। क्या मैडम ने नहीं भेजा? नहीं सर, नहीं भेजा। मैडम कह रही मैंने ग्रुप में डाल दिया मैम ने ग्रुप नहीं में सर, डाल दिया। भेज दिया सर ग्रुप में। सर है। पता नहीं कौन से दूसरे ग्रुप में होगा, उसमें सर हाँ, मैं सिर्फ नहीं हूँ मेंस सर। में ही है। तो आप, मेरे पास तो आपके नंबर नहीं है, कैसे करूं मैं? दोबारा भेज दूं? आप नंबर मेरे को सेंड कर दो। अरे नरेश सर जी, मैंने भेज दिया दोबारा। आपको इनको भेज दिया ना? हाँ जी सर, आ गया है। आ गया ना? जी सर, दोबारा भेज दिया मैं। हाँ चलो, अच्छा किया। ये एक सहारा है, एक स्टाइल है, हाउ द जजमेंट इज टू बी रिटन एंड व्हाट पर्टिकुलर्स आर टू बी मेंशन इन द फ्रंट पेज, meaning thereby how the judgment is to be started. It is an art of writing the judgment, then all the facts, all the material parts of the judgment in the beginning is to be written. तो वो इसमें सब है। उसमें एक चीज नहीं थी, वो मैंने बता दी, CIS नंबर वाला नहीं था। तो ऊपर ही ऊपर तो नाम लिखा हुआ है, न्यायिक मजिस्ट्रेट कठुमर जिला अलवर लिखा हुआ है। तो जुडिशियल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कठुमर, डिस्ट्रिक्ट अलवर। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसका नाम जो भी आप लिखना चाहें नहीं लिखें। उसके बाद में जो इसका नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर क्रिमिनल केस नंबर, जो 81/11 लिखा हुआ है। ये जिस दिन 2011 का मामला है ये। और ये आपको पता होना चाहिए कि हर साल क्रिमिनल केसेस का एक रजिस्टर होता है, जिसमें एंट्री होती है 1 नंबर से, और 31 दिसंबर को बंद कर देते हैं उसको। फिर अगले साल में नया रजिस्टर खुलेगा और नया रजिस्टर फिर 1 नंबर से चलेगा, ताकि ये केसेस के नंबर को पहचानने में पता लग जाएगा कि कौन सी साल का केस है, तो कौन से रजिस्टर में मिलेगा। तो उसको एक पहचानने का नंबर एक दिया जाता है, ताकि वो आसानी से पहचाना जा सके। उसके बाद में इस राजस्थान राज्य, यानी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस, वर्सेस में 2 आदमियों के नाम है, 2 अक्यूज है, यहाँ 3 होते, 3 होते, 4, 5, 6, कोई भी संख्या हो सकती, सबके नाम आने होते हैं।
जजमेंट जब लिखते हैं तो all the persons which are accused and are tried in the same trial, their names are to be narrated here. वहां लिखे जाएंगे नाम। तो कितने भी हो, एक पैटर्न है, आपको थोड़ा सा स्टाइल आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका लिखा है अपराध अंतर्गत, मतलब ऑफेंसेज जो कमिट किए गए हैं, वो जो ट्राई किए जा रहे हैं, उन ऑफेंसेज के बारे में यहाँ लिख दिया जाता है कि ऑफेंसेज अंडर सेक्शंस फला 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 जो है इसमें दे रखे। तो जो भी इसके अंदर जो ट्राई किया गया है वो 323, 341, 324 एंड 326 रेड विद सेक्शन 34 ये होता ना, हिंदी में बोलते हैं सह पठित और अंग्रेजी में बोलते हैं रेड विद सेक्शन 34। होता क्या है, आमतौर पे आप गलती मत करना, पुलिस ज्यादातर गलती करती है। पुलिस क्या करती है, when the number of accused persons is up to 4, then section 34 यानी common intention is applied, and when the number exceeds 4, that is it becomes 5 and more, then section 149 is utilized by the police. But this is not the correct, because 34 and 149 both are different offenses. They can simultaneously apply. 34 and 149 both can be applied simultaneously in a one case. In section 34, at least 2 accused must be there, and highest number is not limited. It may be up to any extent. And so far as offense under section 149 is concerned, at least 5 persons must be there, and further the number of the accused persons may be any अनकाउंटेबल नंबर होना चाहिए। अनकाउंटेबल की तो कोई बात नहीं, तो जितने भी अक्यूज पर्सन है उन सब के नाम इसमें आते हैं। तो ये 34 और 149 का कंसेप्ट जो है, यहाँ केवल चूंकि 2 है और दोनों का कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन आपने पढ़ी रखा होगा किस तरह से गैदर करेंगे। कॉमन इंटेंशन को गैदर करने के लिए सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा। दोनों आदमी मान लिया अलग अलग डायरेक्शन से आए, लेकिन एक ही साथ में पहुंचे, या एक खेत में मान लीजिए एक आदमी काम कर रहा था और उसको दूसरे पड़ोसियों ने आकर के पीटना शुरू कर दिया, दूसरे आवाज लगाई, एक खेत छोड़ करके उसके बेटे काम कर रहे थे, मान लीजिए वो संख्या में 2 थे, वो भाग करके आए अपने बाप को बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप उनको सेक्शन 34 से लायबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज कॉमन इंटेंशन इज ऑलवेज अप्लाइड व्हेन देयर इज प्री मीटिंग ऑफ माइंड। Pre-meeting of mind if is not there, pre-consent is not there, section 34 is not applicable. तो ये आपका देखना है कि सेक्शन 34 में आपको सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से पता लगाना है कि किस तरह से हुआ। घटना से पहले इनके आपस में मस्तिष्क को मिलना जरूरी है। जब मस्तिष्क का मिलने का मौका नहीं मिला, अलग अलग ही आए हैं, किसी प्रकार की कोई कंसेंट नहीं है, तो 34 नहीं लगेगा। और ऐसी स्थिति में एवरी इंडिविजुअल विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल एक्ट डन बाय हिम। तो ये आपका इसमें जो लिखा हुआ है रेड विद सेक्शन 34 यानी 323, 341, 324, 326 और रेड विद सेक्शन 34, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक आदमी ने 320 की चोटकारी की है और 324 की कार्य के लिए एक के पास में कोई हथियार नहीं था, उसने केवल 323 की। तो अब क्या है, वो जो 326 की चोट है उसके लिए ये वाइकेरियसली लायबल है 37 सेक्शन 34 के कारण, वो भी उसमें 326 के लिए लायबल है। अब इसके नीचे उपस्थिति है, कौन कौन उपस्थित थे, किस किस की तरफ से उपस्थित थे। मान लीजिए यहाँ पर सरकार को रिप्रेजेंट करता है आपका एपीओ, राजस्थान में एपीओ है, बाकी सब जगह एपीपी है। अब आपका दूसरा जो होता है अभियुक्त को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो नेम ऑफ द एक्यूज, नेम ऑफ द एक्यूज एडवोकेट, यानी जो आदमी जो अधिवक्ता अभियुक्त गण को रिप्रेजेंट करता है या डिफेंस का वकील है, उसको आप उसके बाद में कहते हैं नीचे।
और यदि एक से ज्यादा अधिवक्ता हैं तो सबके नाम आ जाएंगे। एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए चार मुल्जिमर, चारों ने अलग अलग वकील किया है, तो सबका नाम आ जाएगा। अभियुक्त नंबर फलां का ये, दूसरे का नाम तीसरा है, चौथा है ये सब उसमें आपके नाम लिख देते हैं। इससे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। आपको केवल और केवल एक परफॉर्मा टाइप देखना है, परफॉर्मे के भी नंबर होते हैं। इसलिए आप इसमें जितने भी एक्यूज पर्सन हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग वकील है तो सबका नाम लिख दीजिए किसकी तरफ से कौन है। और यदि सबका एक है तो सबकी तरफ से एक हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है निर्णय। हिंदी में आपको निर्णय लिखना ही है, अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो आमतौर पे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। बाकी किताब जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा जाता है कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। यहाँ डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेट होनी चाहिए। क्या है कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट लास्ट में लिखी जाती है। व्हेन द जजमेंट इज डिलीवर्ड और प्रोनाउंस्ड, तो इन द लास्ट लाइन ये लिखा जाता है कि आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षर करने के पश्चात सुनाया जाए। तो लास्ट लाइन यही होती है उसमें। तो आज का सुनाने का मतलब है कि वहां वो जो, हालांकि दोनों डेट एक ही होती है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा जाता। डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट राइट साइड में हम लिखते हैं। बाकी ये डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट माना जाता है कि यही है, लेकिन लास्ट में हम फिर लिखते हैं इन दी लास्ट। द लास्ट लाइन में यही लिखा जाता है कि निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया, ये लिखा जाता है। अब उसमें इसके ब्रीफ फैक्ट्स आ जाते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो तो आप अंग्रेजी में फैक्ट्स लिख सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी मीडियम तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको घटना नरेट करनी है। इस मामले में ये है कि एक आदमी ने लिखित रिपोर्ट, ये तहरीरी जो लिखा हुआ है ना, हिंदी वाले तहरीर शब्द उर्दू शब्द है। तहरीरी में होता है रिटर्न रिपोर्ट। रिपोर्ट अलग है, लिखित का, तहरीरी का केवल होता है रिटर्न। तो एक रिटर्न रिपोर्ट पेश की गई थी और 11/12/2010 को सायकाल 5 बजे की घटना बताते हुए एक रिटर्न रिपोर्ट पेश की गई। और उसमें लिखा कि मेरे 2 बच्चे जा रहे थे गांव से खेड़ली बाजार में जा रहे थे, रास्ते में उनको एक जगह का नाम बताया, वहां उनको रोक करके और पीटा। एक आदमी के हाथ में दरांत थी, और दरांत समझते हो खेत में काम आने वाला एक औजार है जो टेढ़ा मेढ़ा रंग का होता है, उससे दांते होते हैं, उससे काट दिया, उसका हाथ काट दिया। उसने कहा हाथ कट करके लटक गया, और दूसरा आदमी ने उसके साथ मारपीट की, और फिर कई आदमी और आ गए और उन्होंने आकर के छुड़ाया। तो इस घटना को आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें, ये आपके मटेरियल फैक्ट्स होते हैं शुरू शुरू के जो FIR में दर्ज होते हैं। तो आपको शुरू में इतना सा लिखना है कि FIR में क्या था, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के पश्चात न्यायालय में जब चार्जशीट पेश करते हैं तो ये लिख देते हैं इसमें कि FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद इन इन धाराओं में इन इन अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। चार्जशीट इज फाइल्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड नंबर, अक्यूज्ड का नाम, नेम ऑफ द अक्यूज्ड सो एंड सो, और बाय द SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन, उसका नाम लिख देते हैं कि फलां थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा अभियुक्त फलां फलां के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा इन इनके अंतर्गत दंडनीय अपराधों में आरोप पत्र पेश किया। फिर वो लिखते हैं अभियुक्तगण के विरुद्ध इन धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाता है और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाए। रजिस्टर का मतलब जो रजिस्टर इस पर्पज के लिए रखा जाता है, उस रजिस्टर में इस प्रकरण को दर्ज कर लिया जाएगा और उसको एक संख्यांक मिलेगा, वो आप ऊपर निर्णय लिखते समय लिखेंगे उसमें। और जब रजिस्टर में नाम लिख दिया, प्रसंज्ञान ले लिया, उसकी बारी आती है आपके बहस चार्ज सुनने की। चार्ज अब आप कैसे बनाएंगे, ये इसके अंदर जो चार्ज बनाया है तो आप देखिए इसने संक्षेप में लिखा है कि ये देखिए आप पेज नंबर 2 में पैरा नंबर 6 में देखिए, आप तो साथ में लिखा ना क्या, ये आपका विचारणीय बिंदु जो बनाए हैं उसमें देखिए इन्होंने लिखा है, क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 11/12/2010 को 5:30 बजे या इसके लगभग किसी समय मोजा मानी गांव नांगल माधोपुर में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अगर शरण में
परिवादी ओब्लिक मजूरबान, मजूरबान कहते हैं जो घायल होते हैं ना, इंजर्ड व्यक्ति, उनको कहते हैं। वो स्वेच्छा यानी वॉलेंटरीली एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर उन्हें कुंडाला, कुंडाले लिख दिया है। ये कुछ आपका हथियार को बोलते हैं अंग्रेजी, इसमें उर्दू में आला बोलते हैं। आला, आला एक जर्ब होता है। कुंड आला जो होता है उससे मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपलब्धि और धारदार हथियार से मारपीट कर उनके साथ घोर उपलब्धि कारित की। ये जो इन्होंने वर्णन किया है, इसमें देखो थोड़ा लिखने में इनसे चूक हुई है। इसमें आपका देखिए जो अभियुक्त गण लिखा है, अभियुक्त गण में अब दूसरे और अभियुक्त गण है ही नहीं, दो ही है इसमें। तो दूसरे अभियुक्त गण के साथ मिलकर के नहीं है इसमें। और तो अभियुक्त गण दो ही थे, दो ही थे, तो दो का लिखना, अन्य अभियुक्त गण का तो लिखने का मतलब ही नहीं था। तो फिर इन्होंने यहाँ थोड़ा सा लिखने में त्रुटि की है। तो फिर भी ये लिखा है, कंजॉइंटली लिख दिया था। लेकिन जब चार्ज लगाते हैं तब ऐसे नहीं लिखते। चार्ज कैसे लगाते हैं ये आपको बोर्ड पे लिख के बताऊं या एक पन्ने पे लिख के आपको भेज दूं? मैं पन्ने पे लिख के भेज दूंगा, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे बनाया जाता है चार्ज। सबसे पहले, हाँ बोलो। सर बोर्ड पे बता दीजिए, वैसे तो पता है, थोड़ा आप वैसे बताओगे तो समझ तो आ जाएगा सर। अरे बोर्ड में बहुत लंबा लिखना, पूरा पेज लिखते लिखते टाइम ही निकल जाएगा। आप मैं ठीक बोलता सर, तो फिर समझा दीजिए सर। आप मैं बोलता जाता हूँ, लिखते जाओ, जी सर। है ना? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर। मैं बोलता हूँ, लिखिए। इसमें आपका चार्ज लगना था धारा 323 और 324 और 341 और 326 का चार्ज लगना चाहिए, और सहपठित धारा 34 का साथ लगना चाहिए। तो जिस आदमी ने धारा 326 का अपराध कारित किया है उसके 34 नहीं लगेगा, उसके इंडिपेंडेंट 326 लगेगा। इनमें से एक आदमी ने दरांती से काट पीट की है ना उसके हाथ को, तो ये आपके शुरू में जो फैक्ट्स लिखे हैं उनमें ये बात सामने आ गई। जब आप 2-3 बार फैक्ट पढ़ लेंगे शुरू में जल्दी जल्दी, तो आपको पता लग जाएगा किसने क्या अपराध किया है। तो इसने कहा है कि इंद्र, ये आपका हो गया, मेरे भतीजे इंद्र के रामजी लाल ने दरांती की बाएं हाथ की हथेली के पास मारी, जिससे इंद्र का हाथ कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि रामजी लाल ने दरांत की बाएं हाथ की हथेली किसकी काटी? इंद्र की काटी। इसका मतलब ये हुआ कि 326 का अपराध वो केवल और केवल रामजी लाल के विरुद्ध लगेगा। और दूसरा अपराधी जो है राम भरोसी, उसके साथ लगेगा 326/34। वो वहां उपस्थित था, दोनों साथ मिलकर के आए, दोनों का कॉमन इंटेंशन था, कॉमन इंटेंशन था। तो दूसरे वाले के साथ 26 लगे। जो इंडिपेंडेंट अपराध कारित करता है उसके 34 नहीं लगे। उसने तो मारी और उससे दरांती से हाथ कट गया। तो इसको जो चार्ज बनाते समय जो लैंग्वेज लिखी जाएगी ना, ऊपर तो परफॉर्मा होता है चार्ज का, वो सब आपको भेज दूंगा। इसको यहाँ ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कि होता क्या है ये। तो इसका अपराध जो है लिखा जाएगा, पहला तो ये लिखा जाएगा कि दोनों वहां आए थे सामान्य आशय के पूर्ति में, दोनों यहाँ आए थे और अचानक झगड़ा हो गया, तो भी झगड़े से पहले दोनों वहां थे। तो आपको सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, जो अपराध कारित जिस क्रम में किया जाता है उसी क्रम में चार्ज लगाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। अब आपको बताइए कि कौन सा पहले हुआ। पहले उनको रोका, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाता 339 में, और सजा होती है 341 में। और हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे, सब तरफ से रोक लिया तो करता रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो वो 340 में, उसकी सजा 342 में होती। तो यहाँ आपका एक डायरेक्शन में जाने से रोका गया है, तो ये लिखा जाएगा कि आप पर, मुलजिम की बात चल रही है, आप यानी आप, ये इसमें हो गया रामजी लाल, आप रामजी लाल पर ये आरोप है कि आपने दिनांक 11/12/2010 को, लिख लो आप, बिल्कुल एकदम वही का वही आएगा। आप रामजी लाल पर ये आरोप है कि
आपने दिनांक 11/12/2010 को सायंकाल 5 बजे के लगभग परिवादी के लड़के ओम प्रकाश और उसके भाई के लड़के इंदर को गांव नंगला माधोपुर से कस्बा खेड़लीगंज की तरफ जाते हुए रास्ते में बदनगढ़ी, आपके पास लिखा हुआ ना, बदनगढ़ी की पुलिया के पास कठुमर रोड पर उसको जाने से रोककर अवरोध कारित किया और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया, जो मेरे संज्ञान में है और मैं एतत् द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त अपराध के आरोप पर विचारित किया जाए। ये लिखो। तो एक बार रिपीट कर देंगे, स्टार्टिंग से थोड़ा छूट गया बीच में। कौन सा छूटा, कहां से छूटा? सर ये स्टार्टिंग के में थोड़ा सा छूट गया था, परिवादी के बेटे ओम प्रकाश के बाद वाला थोड़ा सा। अरे आप ध्यान रखो, क्या है कि बाद में फिर वो मौखिक बोलने में दिक्कत हो जाती है। सर आप आप ये लिख के भेज दीजिएगा ना उसमें एक बार थोड़ा सा। ये तो आप देखिए, आप पर आरोप है कि आपने परिवादी कौन सा परिवादी, छगनलाल छंगाराम है ना, परिवादी छंगालाल छंगाराम, परिवादी छंगाराम के लड़के ओम प्रकाश और उसके छोटे भाई के लड़के, छोटे भाई ने उसके भाई के लड़के इंदर को, जो गांव नंगला माधोपुर से कस्बा खेड़लीगंज बाजार की तरफ जा रहे थे, वो ऊपर तारीख तुरीख आ गई ना सारी, दिनांक 11/12/2010 को, ये तो सब लिख लिया ना पहले, नहीं आया? किसने लिखा था? एक मिनट पढ़ के बता दीजिए मेरे को। आपका छूट गया ना, आपने कैसे लिखा था बता दो मेरे को एक बार। किसी ने नहीं लिखा क्या? मैं एक पन्ने पे लिख के व्हाट्सएप कर दूं सबको? यस सर। हाँ सर। आप ऐसा करिए, पहले सुन लीजिए और मैं आपको लिख के व्हाट्सएप कर दूंगा बाद में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रटने जैसी कोई बात नहीं है, घटना जैसे घटी वैसे लिखनी और अपराध का नाम लिखना। तो आप यूं लिखना है कि पहला अपराध जो आएगा 341 का, पहले रोका ना उनको, बाद में ठोका। तो पहले रोका और उसके बाद में उनको मारपीट की, तो पहले आपको रोकने का चार्ज लगाएंगे। तो ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि आप रामजी लाल पुत्र कुंदन लाल जाति फलाना लिख रहे, पूरा एड्रेस लिखने के पश्चात पर ये आरोप है कि आपने दिनांक 11/12/2010 को सायकाल 5 बजे परिवादी छगनलाल नहीं छंगाराम के लड़के इंदर और उसके भाई नहीं, सॉरी, परिवादी के लड़के ओम प्रकाश और उसके भाई के लड़के इंदर, जो गांव नंगला माधोपुर से
कस्बा खेड़लीगंज बाजार की तरफ जा रहे थे, वो रास्ते में बदनगढ़ी की पुलिया के पास कठुमर रोड पर रोक कर आगे जाने में अवरोध कारित किया, और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, जो मेरे संज्ञान में है, और मैं एतत् द्वारा ये निर्देश देता हूं कि आपको उक्त अपराध पर उक्त अपराध के लिए विचारित किया जाए। इतना लिख करके नीचे लिखते हैं कि आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया और सुन समझ कर ये पूछा गया कि क्या अपराध स्वीकार करते हो, तो यदि हाँ बोलता है तो कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी हो जाएगा, और यदि ना बोलता है तो फिर विचार वो कहेगा मुझे अपराध है स्वीकार है और मैं अन्वीक्षा चाहता हूं, ये लिखेंगे। ये मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके व्हाट्सएप ही कर दूंगा, क्योंकि आप लिखने में आप समझ लीजिए। पहले एक अपराध तो एक आरोप तो ये हो गया, अब मेरे सर को इतना सर एक साथ क्यों नहीं लिखेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा फिर मतलब हो जाएगा ना, अलग अलग लिखेंगे, आधे घंटे में ही हमको पूरा लिखना है ये, तो इतना फिर एक एक को इन एक साथ धाराओं को क्यों नहीं लिख रहे सर फिर? पहले मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ, आप उसको साथ लिख सकते हैं। एक साथ इस जजमेंट में लिखा हुआ है ना, इस जजमेंट लिखा है ना आपने, फला तारीख को इतनी बजे शाम को 5 बजे ये दोनों आदमी जा रहे थे, उनको बदनगढ़ी पुलिया के पीछे रोक करके और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके उनके साथ मारपीट कर की, और एक दराती से मारपीट की और साधारण से मारपीट की, और उनके साथ उनके विरुद्ध जो 323 और 324 और 326 का अपराध कारित किया। एक साथ लिखते, लेकिन जब चार्ज बनाएंगे आप तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है उसमें, क्योंकि आगे फिर डिटेल पूरी नहीं देनी पड़ती है। आपने उक्त दिन दिनांक समय स्थान पर ऐसे लिख देते हैं, फिर एक बार एक लिख दिया ना आप ऊपर, उसके बाद में लिख देते हैं कि आपने उक्त दिनांक समय स्थान पर अभी परिवादीगण को या फला फला के साथ डराती से मारपीट करके और ये बहुरूपति कारित की या सिंपल जो आपका हर्ट कारित की, और उसके साथ मारपीट करके और साधारण उपति कारित की। जहां आपका द्रांति का नाम आएगा वहां 324 आ जाएगा, और जहां साधारण 323 आ जाएगा। वो आपका टाइम आपका कहना वाजिब है कि कम टाइम मिलता है तो आपको शॉर्टकट में ये हो जाए कि ऊपर वाला एक ही बार लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना। आप पर आरोप है कि आपने फला फला ये पहले लिख दिया, उसके बाद दूसरा में लिखो आपने उक्त दिन दिनांक समय चार्ज अलग अलग बनता है। तो जब जजमेंट लिखेंगे तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने लिखा है ना, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये जो 7 नंबर पैरा के नीचे जो लिखा है ना थोड़ी सी दूर में, इस प्रकार इसको थोड़ा सा आप विस्तृत करके और लिख सकते हैं। इसमें धाराओं का नाम नहीं लिखा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। स्वेच्छा ये करा, तो ये धाराओं का नाम नहीं लिखा, धाराओं का नाम आना जरूरी है। भाई एक तो मारपीट की, हाथ लात घुसों से मारपीट करते हैं तो 323 बनता है। ये जरूरी नहीं है 323 बने, आपने जोर से मारा गुस्सा और उसकी पसली टूट गई या हड्डियां टूट गई तो 325 भी बन जाएगा। और दरांती से उसका हाथ काट दिया, वो हाथ कट के लटक गया तो वो 326 हो गया, क्योंकि हाथ काटने का मतलब बोन भी कटी है, और बोन नहीं कटी है केवल टेंडन वगैरह कटा है या मांस कटा है तो वापस जुड़ जाता है, तो वो आपका 324 हो जाएगा। हड्डी जहां इन्वॉल्व होती है वहां आपका 326 बनेगा। तो ये जो आप चार्ज लगाएंगे वो उसमें एक चार्ज को लगा दीजिए, दूसरे को सिंपल लिखा जाता है। वो इंडिपेंडेंट चार्ज यदि बनाते हैं तब तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्यों? कि धारा 218 कहती है प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए अलग अलग चार्ज होना चाहिए। और एक बार आप समझ गए, 5-10 बातें लिख लोगे, 5-10 बार लिख लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाए। हाथ से लिखेंगे तो सब आपको ध्यान में आ जाता है। एक बार कोई चीज, एक रेसिपी तैयार करते टाइम गड़बड़ होती है, 2-3 बार करेंगे तो फिर बड़ी स्वादिष्ट बनाने लग जाते हैं।
तो ये मैं एक आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के दे दूंगा, उसमें आपका जो जजमेंट में लिखते समय आपको कैसे शॉर्ट में लिखना चाहिए वो भी मैं लिखता हूँ, समझ लो एक बार आप। तो जो जजमेंट के टाइम में आपको जो चार्ज बनाओगे, तो क्योंकि लंबा चौड़ा लिखोगे तो पूरा भर जाएगा, तब टाइम कहाँ मिलता है, कितने नंबर का आता है और टाइम कितना मिलता है लिखने में? सर आधी घंटा ही बचेगा सर, लास्ट में उतना ही कर पाएंगे सर। हाँ तो आप एक साथ लिख दो ना। आप पर आरोप है कि आपने दिनांक 11/12/2010 को सायकाल 5 बजे अपने साथी मुलजिम के साथ मिलकर, और वो पीड़ित जो है आपका एक था ओम प्रकाश और दूसरा इंद्र के साथ नांगल जो नांगला माधोपुर से असबाब केरली की तरफ जा रहे थे, उनको बदनगढ़ी पुलिया के पास में रोक करके अवैध रूप से रोका और उनके साथ एक तो हाथ मुक्कों से और दरांती से मारपीट कर साधारण और घोर उपत्तियां कारित की। और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324 और 326 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया, जो मेरे संज्ञान में है। और मैं एटक द्वारा निर्देश देता हूं कि आपको उक्त अपराधों के लिए विचारित किया जाए। अब आप जो है आपको आरोप सुना है, आप सुन समझ के स्वीकार करते हैं या कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी होती है वो उसमें लिख देते हैं। तो आपको जजमेंट में लिखना, ये लिखना ये अपराध मतलब अभियुक्त गण को ये अपराध अलग से विरचित कर सुनाए और समझाए गए, तो अभियुक्त गण ने आरोपों को सुन समझ अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहिए। इसलिए अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में फला 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 गवाहों को पेश कर परीक्षित कराया और दस्तावेज के रूप में फला 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 1 2 3 4 जितने भी हैं उन दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित कराया। और कोई आर्टिकल है जैसे क्रांति वगैरह आ गई तो आर्टिकल फला फला को पेश करके फर्दर से आर्टिकल 1 है आपकी क्रांति हो जाएगी, तो उसको पेश कर प्रदर्शित कराया और अपने साक्ष्य बंद की। और फिर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 सीआरपीसी में किया गया और उसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के खंडन में अभियुक्त ने अपने बचाव में इन गवाहों के बयान करवाए और ये दस्तावेज उसने पेश किए और आर्टिकल उसके पास कोई होता नहीं है, होता है तो बता सकता है, आमतौर पे नहीं होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करके दस्तावेज पेश करके प्रदर्शित कराए उसने भी अपने साक्ष्य बंद की और फिर दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है और बहस सुनने के बाद में निर्णय लिखा जाता है। निर्णय लिखने के लिए फिर आपको पूरा का पूरा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना पड़ता है और पूरी साक्ष्य का करना पड़ता है। तो फिर ये जो अवधार्य बिंदु जो लिखे इसने, अवधार्य बिंदु ये है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर मुलजिम 1 है तो 1 लिखो, इसमें 2 है तो लिखो, मुलजिमान के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 326 6 पठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अब इस संबंध में जो गवाहों के बयान आए हैं तो यहाँ आपका आता है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। मार्शलिंग का मतलब ये हुआ है कि क्रम बंधन, एक क्रम में उनको सजाना। कैसे सजाएंगे? अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए ये साक्ष्य आनी चाहिए कि इन दोनों मुलजिमान ने इन दोनों विक्टिम्स को जो है वहां पे रोका। तो ये एविडेंस कौन कौन कहता है? अच्छा, ये चूंकि कॉमन एविडेंस है इसलिए सारे गवाहों के बयानों में जो जो कॉमन चीजें हैं पहले एक के बयान लिख दीजिए कि PW1 ने ये कहा है कि तारीख डाल दीजिए 11/12/2010 को सायकाल 5 बजे बदनगढ़ी पुलिया के पास में इन दोनों ने रोक करके और उसके साथ मारपीट की, जिससे एक दूसरा मुलजिम इंद्र के साथ जो है उसके हाथ में दरांती बताई है, नहीं इंद्र तो विक्टिम है, जो ये आपका है ना रामजी लाल के पास में दरांती बताई है, तो दरांती से उसका चोटकाट करना है तो उसके साथ में 324 लगा दीजिए और एक 326 लगा दीजिए। और वो साथ वाला है क्योंकि उसके बाद दरांती नहीं थी तो उसके 324/34 लग जाएगा, 326/34 लग जाएगा। ये वाले अपराध कार्य करने में सफल जो है सारे एविडेंस कहेंगे। एक का नाम लिख दीजिए
और बाकी शॉर्टकट में चलना है आपको, तो बाकी इसकी पुष्टि अक्सर से, ऐसे लिख दो, इनके बयानों की पुष्टि, इसके बयानों की पुष्टि अक्सर से बाकी गवाहों ने की है, जिसमें PW2 PW3 जो भी जितने भी आए हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है। और पुलिस के द्वारा जो नक्शा मौका बनाया गया है वो सांग के संबंध में हो जाएगा, 341 के संबंध में, जो बदनगढ़ी का बताया उसमें धरातली बरामद हुई है। तो धरातली के जो बरामद की गई गवाह होते हैं, बरामद को कहते हैं जिसको डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब इसकी खोज में एक तो चीज मिली है, जो चीज सीज की गई है उसको बोलते हैं सीज। ये धरातली को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले मुलजिम की सूचना लेते हैं। आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा ना, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, उसके तहत मुलजिम की सूचना के अनुसरण में जो हथियार की बरामदगी होती है वो दिखाते हैं। ये ले तो पहले लेते हैं लेकिन दिखा देते हैं, क्योंकि नियमानुसार तो चलना है। 27 फिर लिखना है क्या इसके अंदर, फिर लिखना है 27 बरामदगी में? तो चलिए, वैसे आप अपने मित्रता जनता तो है, नहीं तो आपके पास टाइम कितना रहता है, बहुत कम टाइम। दफा 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अनुसरण में सूचना देकर के और वो जो बरामद करते हैं तो पूरी पत्रावली आपके पास हो, तब पता चलता है। आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि भाई इसी तरह से इन गवाहों ने पुष्टि की है, हथियार बरामद हुआ है, मालखाना का आदमी पेश हुआ है, और उसके बाद डॉक्टर पेश हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि मैंने उसका एग्जामिनेशन किया था, तारीख पता, तारीख का और टाइम डालता है कि मैंने पीड़ित या इंजर्ड फला फला को फला तारीख को एग्जामिन इतने बजे किया था, उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आई थी। तो वो चोटों में लिख देता है, एक धारदार हथियार, एक ब्लड वेपन के, कुछ एक जगह दर्द होना बताया। इसमें कई 4 प्रकार की चोटें लिखते हैं, ज्यादातर क्या लिखते हैं, 4 प्रकार के चोटें लिखते हैं। देखो, एक तो किसी के जोर से लठ मारते हैं तो जगह सूज जाती है, तो एक नील सी बन जाती है। जब नील बनती है उसको कहते हैं ब्रूच। और एक आपका जो जगीचे से जैसे रेखाएं सी बन जाती हैं, लाइन सी खिंच जाती है आपकी, तो वहां बोलते हैं एब्रेजन। रगड़ के निशान होते हैं ना, चमड़ी छिल जाती है। भाई आपने देखा होगा कभी कोई ऐसे कांटेदार चीज से आपके शरीर के ऊपर लगी तो चमड़ी छिल के चली गई, और आपका ब्लेड से काटता है तो ब्लेड का कट का निशान आएगा, और ब्लंट वेपन से काटेगा तो चमड़ी छिल जाती है, उसको कहते हैं एब्रेजन। तो एक तो एब्रेजन का निशान होता है, एक ब्रूज का होता है। ब्रूज का मतलब नील को निशान बन गया, गुमटा टाइप बन गया, नीला पड़ गया निशान। तो दूसरा एक आता है लेसरेटेड वुंड। लेसरेटेड का मतलब होता है कुचला हुआ घाव, ऐसे मारा लठ है कि पूरा चमड़ी छिल गई, यहाँ से कट गई जगह जगह से। और या फिर होता है कटवुंड। कटवुंड का मतलब आपने तलवार मारी, चाकू मारा, छुरी मारी तो सीधा कटता है, तो उसको बोलते हैं कटवुंड। लेसरेटेड वुंड, कटवुंड, और जगह का नाम लिखते हैं कि कौन सी जगह पे स्थित था, फिर उसकी साइज लिखते हैं कि वो चोट कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी। अब उसको लिखते हैं जैसे 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। गहरा कितना है, लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। जहां धारदार हथियार उनको बताना होता है तो उसकी चौड़ाई बिल्कुल कम से कम लिखते हैं, ताकि धारदार हथियार से करता तो शार्प वेपन का निशान ऐसे आता है जो ज्यादा फैलता नहीं है, तो उसकी चौड़ाई कम से कम लिखी जाती है, तो उस चौड़ाई को लिख देते हैं। तो ये जिस प्रकार की चोट होती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। और जब आपको 326 की चोट के बारे में इन गवाहों ने मौखिक रूप से साक्ष्य दी, और जिसकी पुष्टि मेडिकल एविडेंस के रूप में डॉक्टर फला फला जो परीक्षित हुआ है उसने इस बात की पुष्टि की है, तो डॉक्टर जो है वो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में आ जाएगा। जो हथियार बरामद हुआ है उसके ऊपर फूल लगा हुआ होगा तो वो भी एक पुष्टिकारक तथ्य हो जाता है, पुष्टिकारक साक्ष्य हो जाएगी। तो ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो फिर वो आपका विश्लेषण जो इससे करेगा, मैं लिख देगा भी गवाह नंबर PW1 ने ये कहा, PW2 ने ये कहा, PW3, और इन सब ने एक का लिख करके एक जैसे बयान है। तो फिर आप क्या, आपके पास टाइम कम रहता है तो आपको इतना ही लिखना, PW1 ने ये कहा, जिसकी पुष्टि PW2, PW3, PW4 जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे उन्होंने की है। इसके अलावा जो जहां तक धारदार हथियार का सवाल है जो मुलजिम से बरामद किया गया है और जिसको माल खाना रजिस्टर में आईओ जो होता है, आईओ ने उसकी रिकवरी या सीजर बताई है और माल खाना से रखा गया और वहां से कस्टडी में और वहां से लाके न्यायालय में पेश किया है।
उस आर्टिकल को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया है। और डॉक्टर का बयान आ जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि मैंने वो आपकी 11/12/2010 को की घटना जो बताई है, अब डॉक्टर के पास कौन सी तारीख को जाते हैं, ये उसी दिन चले गए तो वो डेट लिख देगा, वो टाइम लिख देगा, नेक्स्ट डे गए तो नेक्स्ट डे का लिख देगा, और एक कॉलम होता है कि भाई जो इसकी चोटें आई हुई है ये कितने दिन पुरानी है, तो लिख देगा ड्यूरेशन 6 से 12 घंटे के भीतर, 12 से 18 घंटे के भीतर, और 6 से 24 घंटे के भीतर, या 1 से 2 दिन के भीतर, ऐसे लिखता है वो। ये इनके पास में जो एक पैमाना होता है जो इनको सिखाया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि एक दिन में जैसे नील को निशान है, पहले आपने देखा होगा किसी के शरीर के लट मारते हैं या कोई डंडे से चोट मारते हैं तो पहले नीला पड़ जाता है, और थोड़े दिन बाद धीरे 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 स्वेलिंग कम होती जाती है, तो लाल लाल होकर के बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, जो भी खून क्लॉट होता है वो वापस मिल जाता है खून में, और वो जगह ठीक हो जाती है। तो ये उसमें उस ड्यूरेशन को देख करके, उस इंजरी का रंग देख करके, और ये बता देते हैं जहां खून आया हुआ होता है उसके ऊपर एक अपन बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में या अपनी देसी भाषा में खरूंट आ जाता है ना। तो उसके ऊपर जो आता है उसको देख करके उसकी इंजरी की जो है वो आपका एज बताया जाता है कि ये इसमें इतनी पुरानी हो सकती है। तो वो उसको देख करके बता देता है डॉक्टर की इसकी ये चोट है, ये तो फिर कोर्ट जो है निर्णय करते समय पता लगा लेता है कि चोट के बाद डॉक्टर ने इन पीड़ितों का या इंजर्ड व्यक्तियों का, जो घायल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल मुआयना किया था, और उसने इनके शरीर पर ये चोटें आनी पाई गई थी, और जिनका ड्यूरेशन ये बताया गया है जो घटना के ड्यूरेशन से मिलता है। ये सब लिख करके फिर आप ये कह देंगे कि देखो इस प्रकार अभियोजन पक्ष में, अच्छा बचाव में जो उसने कोई साक्ष्य देता है, बचाव में धारा 313 के अंतर्गत मुलजिम का जो परीक्षण किया गया था, उसमें मुलजिम ने ये कहा कि नहीं ये झूठ है झूठ है झूठ है, और तो ये भी बोल जाता है कि मुझे तो गिरफ्तार नहीं किया, वो उसको भी झूठ बता देता। क्यों, उसको सिखा कैसे ले जाते हैं एक्चुअली, उसको बोलना चाहिए सही बात, जो उसको बोलना चाहिए, गिरफ्तार तो करती है पुलिस, तो उसको भी झूठ बोल देता है, क्या झूठ बोलते हैं, अरे झूठ कैसे बोलते हैं, तेरे को गिरफ्तार किया, अंदर पटका जेल में तेरी बेल हुई है, ये सब बातें तो बतानी चाहिए उसको। पर एनी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस अपीयरिंग इन द एविडेंस is to be put to the accused person while examining under section 313 CRPC। ये मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने दूसरा पहला जो क्रिमिनल के जजमेंट का मैंने मुख्य जो पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था कि इस तरह से ये 313 के परीक्षण में सारी की सारी एविडेंस जो उसके खिलाफ आई है उसके बारे में सवाल पूछना चाहिए। मान लीजिए आपने ये दरांती के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा तो आपका 324 वाली बात सिद्ध नहीं मानी जाएगी। तो ये चीजें इनके ऊपर जो एविडेंस आती है उसको मार्शलिंग करने का ये मतलब है कि चूंकि आपके पास टाइम कम होता है तो एक ही बात में सारे लिख दो। उसने कहा है कि फलां जगह फलां उससे बदनगढ़ी के पुलिया के पास में रोका, रोकने के बाद में इसने तो हाथ से मारा और उसने आपको दलांती से मारा, और फला फला आदमी की चोटें ये आई, और इस प्रकार बात जो है इस गवाह ने पुष्टि की है कि उसके शरीर पर 323, 324 और 326 की चोटें कारित हुई, और जिसकी पुष्टि PW2, PW3, PW4 सब ने की है। और जहां तक मेडिकल एविडेंस की बात है तो डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है, और आपका माल खाना वाला आता है वो बता देगा। फिर आईओ ये कहता है, आईओ ने परीक्षण के इन्वेस्टिगेशन में इनका परीक्षण कराया था मेडिकल का, और उसने भी अपनी कार्रवाई पुलिस में नीचे लिखते हैं ये, जो कोई आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो साथ में जो आदमी जाता है जो इंजर्ड होता है तो उसकी इंजरी FIR में लिखते हैं, उसमें इंजरी में लिखते हैं कि इसके शरीर पर फला फला स्थान पर ये चोटें पाई गई। यदि ढंग से लिखेगा तो डॉक्टर की और पुलिस वाले की मिल जाती है, नहीं तो ये क्या कैजुअली लिखते हैं। कई बार गुप्त पार्ट पे जहाँ चोटें होती है वो नहीं भी बताते हैं, कई बार तो वो भी मिस हो जाती है। अदरवाइज पुलिस वाले लिखते हैं, उसी को लिखने के बाद ही उसकी धाराएं लगाते हैं वो। अदरवाइज तो क्या है, शुरू में यदि फ्रैक्चर हो गया है लेकिन उसको 323 में दर्ज करेंगे, और दादार हथियार से है तो 324 दर्ज कर लेंगे। जब एक्सरे होके आ जाएगा तब उसमें जोड़ देंगे धाराएं के 323 वाला 325 के भी फ्रैक्चर है तो, और यदि कट वुंड है उसमें हड्डी कट गई है तो 326 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो भी आयु जो कलेक्ट करता है उसके बयानों में एक पैरा में सबकी साक्ष्य को संकलित करके लिख देनी है आप। अब इसने तो कितने 12 पेज भर दिए। 12 पेज इसलिए भर दिए कि जजमेंट जो होता है वो पूरे केस का आईना होता है,
उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको पूरी पत्रावली पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए चूंकि ये परीक्षा वाला जजमेंट नहीं है, ये तो जजमेंट फॉर पब्लिक है। ये तो इट्स रिकॉर्ड इज प्रिजर्व फॉर एवर। जिसकी इसकी मियाद होती है, जितने साल तक इसको प्रिजर्व किया जाता है रिकॉर्ड को, उतने समय के लिए रहता है। इसकी सर्टिफाइड कॉपी कोई भी ले सकता है। इसलिए डिटेल में पूरा इसका लिखा जाता है कि कौन सा गवाह था, किसने क्या कहा था, कौन सा हथियार काम में लिया गया था, हथियार कब बरामद हुआ, उसका साइट प्लान वगैरह सब होता है। मौके पे जाके जो नक्शा मौका बनाते हैं, उसको हिंदी में नक्शा मौकापन बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में साइट प्लान बोलते हैं। और उसका फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखो, पी स्थान पे खून पड़ा मिला, एक्स स्थान पे झगड़ा हुआ, वाई स्थान पे इनका ये पाँव के निशान पाए गए, और इनके आपस में लड़ने से जो निशान बनते हैं जमीन पे, वो ऐसा पूरा दर्शाता है। और पक्की जगह होगी तो कुछ मिलेगा नहीं, खून के छींटे कहीं बिखरे हुए होते हैं, तो वहां का जो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला आदमी होता है, वो खून के जो बूंद होती हैं उनको उठाता है वहां से, और वहां से एक मिट्टी का सैंपल लेता है, उसको कंट्रोल सैंपल बोलते हैं। मिट्टी का कंट्रोल सैंपल बोलते हैं, ताकि उससे मिलान करते हैं कि वास्तव में ये उस जगह का था कि नहीं था। इस तरह से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, उन लोगों को तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल जो एविडेंस है, उस एविडेंस को संक्षिप्त में लिखना है। यदि आपका एक्विटल का मानस बना हुआ है, तो फिर आप ये लिख दीजिए कि PW1 और PW2 ने ऐसे बयान दिए, PW3 और 4 ने इसके विपरीत बयान दिए, और इसकी मेडिकल के बयान से पुष्टि नहीं होती। एक ने घटना बदनगटी पुलिया के इधर की बताई है, दूसरे गवाह ने पुलिया के पगली तरफ की बताई है, तो आपका फिर रिजल्ट बदल जाएगा। इसलिए दोनों के सारे गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, और कहानी में संदेह पैदा होता है। इसलिए अभियोजन पक्ष मुलजिम के विरुद्ध जो है आरोपित अपराध संदिग्ध पर साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में क्या हुआ, अपील हुई थी, अपील में ये बरी हो गए। अपील वाले ने कहा कि जो दरांती बरामद की गई है, वो FIR दर्ज करने से पहले बरामद कर ली, जबकि पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, उसका होना जरूरी था, और मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जो जगह बताई थी वो अलग अलग जगह बता दी, तो उसको ये सारी चीजें देख दाख करके उन्होंने कर दिया। अभी जो 7/11 की घटना 17 तारीख को FIR दर्ज हुई। अब जब इसमें आप डील विद करेंगे, तो 11 की घटना को 17 को FIR क्यों दर्ज कराई हुई, थाना से नजदीक की था। तो फिर उसके अंदर आपको जो साइटेशन वगैरह फेस होते हैं कि डिले FIR पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो साइटेशन यदि समझ में कोई पेश करता है, तो वो रेलेवेंसी वही होती है उसकी, जहां आपका FIR डिले की बात आती है। उसके बाद में देखो साहब, आप 11 की घटना 17 को, 11 और 6 17 होता, 7 दिन बाद घटना की कराएगी ये रिपोर्ट, इसलिए ये देरी है। फिर वो कहते देखो साहब, इतनी देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका हाथ कट गया था, इसका इलाज कराने चले गए, और बीच में राजीनामे की बात चली, और इसलिए मुकदमा दर्ज देरी से कराया गया। तो उसको देरी को सही मान लेते हैं, तो डिले माफ कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब चूंकि आपको कन्विक्शन का जजमेंट लिखना है, इसलिए सारे गवाहों का मार्शलिंग जो एविडेंस इसमें यही होता है, एप्रिसिएशन ये होता है। एप्रिसिएशन इसी को कहते हैं कि PW1 ने पूरी घटना की पुष्टि करी, PW2 ने उसके PW1 वाले बयानों की पुष्टि करी, 3 ने भी करी, 4 ने भी करी, 5वां आदमी नक्शा मौका की पुष्टि करता है, 6ठा आदमी जो उसे बरामद किया गया था दौरान थी उसकी पुष्टि करता है, डॉक्टर्स की चोटों की पुष्टि करता है। इतनी इतनी आधी आधी लाइन लिख करके आपका 1 1.5 पैरा में आपका हो जाएगा। आधा घंटा में इतना लिख सकता है आदमी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका जब निर्णय लिखने के बाद में सबसे पहले आपका ये कंक्लूजन आएगा कि भाई इस अपराधी या इन दोनों अपराधियों ने कौन कौन सी धारा के अंतर्गत जो अपराध का इन पे आरोप था, वो अभियोजन पक्ष उसको सिद्ध करने में सफल रहा है। तो यहाँ इस मामले में 323, 341, 324, 326 चारों ही उसने सिद्ध मान ली, और चारों सिद्ध मान करके और फिर इसको ऊपर ऊपर कंक्लूजन देने के बाद में आपका जो एक ऑपरेटिंग पार्ट होता है, उसको आदेश बोलते हैं। फिर निर्णय का ऑपरेटिंग पार्ट जो होता है, उसको आदेश बोलते हैं। और आदेश से फिर क्या लिखते हैं, पहले तो आपका ये देखो उसने लास्ट में लिखा, आप पेज नंबर 10 पे आइए। पेज नंबर 10 में आप ये आपका 37 नंबर पैरा देखिए। अतः अभियुक्त गण रामजी लाल पुत्र कुंदन लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी नंगला माधोपुर। पहुंच गए 37 पे आप?
सर 37 में कौन सी जगह सर? ये पेज नंबर 10 पे 37 नंबर पैरा है ना। नहीं मिला? मिल गया सर। इसमें लिखा ना, अतः अभियुक्त गण रामजी लाल पुत्र कुंदन लाल जाति ब्राह्मण निवासी नंगला माधोपुर थाना खेड़ली जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 326 व 341 323 और सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध व धारा 324 भारतीय दंड संहिता में दोष मुक्त किया जाता। चोट एक ही थी, अल्टरनेट चार्ज लगाया हुआ था। तो अब जब घोर उपस्थिति कारित होगी तो सिंपल का करना जरूरी नहीं है। एक ही चोट थी और वो घोर उपस्थिति थी, यानी ग्रीवस हर्ट थी, ग्रीवियस नहीं ग्रीवस, ग्रीवस हर्ट थी, तो वो साबित होगी। 324 साबित नहीं हुई तो 324 में तो दोष मुक्त कर दिया और 326 में उसको दोष सिद्ध कर दिया। तथा राम भरोसी पुत्र कुंदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी नंगला माधोपुर थाना खेड़ली जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 326 से पटी धारा 34, इसके पास दरांत नहीं थी ना, इसलिए इसको 34 से लपेटा गया है। और धारा 323 341 से पटी धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषित किया जाता है और 324 में इसको भी बरी कर दिया। ये आपका ऊपर ये आ गया, दोष मुक्त किया जाता सर है। इसमें सजा तो नहीं लिखी कितने महीने का या कितना जुर्माना लगाया, ये बात तो नहीं लिखी। कंक्लूजन निकाला है। अब आदेश देखिए, आदेश में सजा होगी, कितनी सजा दी जानी है वो इस आदेश में आएगी। अब देखिए सजा के बिंदु पर 38 है ना, 38। अब आदेश कहता है अभियुक्त सर हम जब वो लिखते हैं ना छोटा करके, तब इसको धारा और सजा एक साथ ही लिख देते हैं। अरे अभी सब लिखेंगे ना इसमें, इसके नीचे लिखा लेकिन है। सर वो लिखते हैं ना ऐसे, मतलब बाकी टाइम प्रैक्टिस करते हैं तब इसको एक साथ ही लिख देते, तो क्या गलत माना जाएगा? एक साथ नहीं लिख सकते, किसी ने भी तो वो ढंग से नहीं लिखे। ये जो है ना आदेश ये दे दिया था अभियुक्त रामजी लाल को, इनको इन धारा के अंतर्गत जो दोषित किया गया है ना। अब इसके बाद में जो नीचे जो लिखा है सजा के प्रश्न पर सुना गया, आपको जब पढ़ रहा था मैंने तो 248 में बताया था, 248 में सजा के बिंदु पे सुना जाता है, और यदि सेशन ट्रायल होती है तो 236 में सजा के बिंदु पे सुना जाता है। तो यहाँ इसने 248 में चूंकि यहाँ ऊपर इसको दोष सिद्ध कर दिया, अब ये बात तय करनी है कि इन अपराधों के लिए इनको दंड कितना दिया जाए। जैसे पहला अपराध होता है तो कई बार प्रोबेशन का फायदा दे देते हैं। अब चूंकि इसके अंदर 326 है, 326 में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान हो सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें लिखा कि जहाँ आजीवन कारावास सजा का प्रावधान है इसमें 326 वाले तो मैक्सिमम पनिशमेंट को माना और उसको प्रोबेशन से मना कर दिया। तो आजीवन कारावास में और मृत्युदंड में तो कोई मतलब ही नहीं है। आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो या मोरल टर्पिट्यूड के मामले हो, वहां प्रोविजन का फायदा नहीं दिया जाता है, और जहां मिनिमम सजा का प्रावधान है वहां दे दिया जाता है। तो बोले कम से कम इतनी सजा तो होनी ही चाहिए, फिर भी प्रोविजन का फायदा दिया जा सकता है, मिनिमम सजा दिया जाना जरूरी नहीं है। तो ये नीचे इसने लिख दिया, सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्तगण का ये पहला अपराध है, पूर्व कोई दोष सिद्धि नहीं है, अभियुक्तगण नवयुवक हैं, वह वर्ष 2011 से अनिच्छा भुगत रहे हैं, ट्रायल चल रही है 2011 से, और फैसला कब हुआ है 2016 में। तो 5 साल अनिच्छा भुगती, इन्होंने पेशियों पे फिरे, वकील को फीस दी, और अतः उनके विरुद्ध नरमी का रुख अपनाने का निवेदन किया। दूसरा वाला आएगा, सामने वाला जो सरकारी वकील है वो क्या कहता है, सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध कर निवेदन किया कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है, अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को उसके अपराध के लिए कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया। आप अपने विचार से लिख सकते हो, इस आदमी ने दरांती का उपयोग करते हुए प्रयोग करते हुए एक आदमी का हाथ काट दिया जो लटक के नीचे गिरने वाले की स्थिति में ला दिया, और इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए जो है इसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, इस प्रकार का कंप्लेनेंट का वकील होता है वो भी कह सकता है। अब सुना
गया और पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त गण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है, अतः अपराध की गंभीरता व प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त गण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसको मना कर दिया लाभ देने से। और फिर देखो लंबा चौड़ा आपके ना अलग अलग लिखेंगे, सारा लिखा है इसमें। ये दंडादेश ऊपर शीर्षक डाल दिया दंडादेश, और फिर देखिए आप आपका जो कॉलम जो आपका पैरा नंबर आपका 42 है उसमें देखिए तो ये लिखा है इसमें आता है अभियुक्तगण रामजीलाल पुत्र कुंदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी नंगला माधोपुर पूरा लिखते हैं उसमें थाना खंड हेडली जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 326 भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष का साधारण कारावास। क्यों दिया 3 वर्ष का? अपराध तो गंभीर था, क्योंकि पावर ही 3 साल की है ना उसको मैक्सिमम एक अपराध के लिए, इसलिए 3 साल का दे दिया। अब इसके बाद 3 साल और बचे हैं, तो अब देता है साधारण कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना, उससे दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना यानी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द अक्यूज्ड विल अगेन अंडरगो 15 डेज सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अलग से भुगतना पड़ेगा 15 दिन का साधारण कारावास यदि पैसे जमा नहीं कराता है तो। और अपराध अंतर्गत धारा 323 341 धारा 34 भारतीय दंड संहिता में 1 माह का साधारण कारावास और धारा 323 से पठित धारा 34 में 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। तो कुल मिला के कितनी होगी इसकी? एक तो 3 साल होगी और 3.5 साल और एक माह का दिया 341 में और 323 में दिया है 6 महीने का, तो 3 साल 7 महीने का कारावास दे दिया इसको। और बाकी सब में जुर्माने के नहीं जमा कराने के बदले में वो दिया नहीं है। कारण क्या है कि 323 में जुर्माना अथवा है, एंड नहीं है। जहाँ एंड होता है वहां जुर्माना दिया जाना जरूरी होता है। जुर्माने की सजा एंड के साथ में जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए इतना साल की सजा और जुर्माना, और कई जगह लिखा था इतने साल की सजा या इतना जुर्माना अथवा दोनों। तो ये जहां बात आती है और शब्द आता है एंड आता है एंड, वहां आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा, जुर्माने की सजा देनी ही पड़ेगी। उसमें आप कोई कोताही नहीं बरत सकते और उसमें कोई आप ढील नहीं दे सकते। तो ये तो हो गया आपका 42 में उसका। और दूसरा जो है आपका रामजीलाल को जो दिया है वो सेम ही सजा दी है उसको। वो 326 में सहपठित धारा 34 था, उसके बाद क्रांति नहीं थी तो उसको वाइकेरियसली लायबल माना 34 के अंतर्गत और उसको भी 3 साल का कारावास दे दिया और वो 1000 रुपये जुर्माना। और बाद में उसका नहीं देगा तो 15 दिन का अतिरिक्त और भुगतेगा। और 341 में 1 महीने का, 1 महीने की होती है सजा 341 में, पूरी सजा 1 महीने की। 341 में 1 ही महीने की सजा है। और सजा देते समय अब तो चूंकि परीक्षा में आपके पास किताब नहीं होती है, जब आप जज बन जाए या मजिस्ट्रेट बन जाए तो आपको हमेशा प्रावधान देखने के बाद ही सजा करनी चाहिए। एक बार एक जुडिशियल ऑफिसर ने 341 में 3 महीने की सजा कर दी, जबकि है ही 1 महीने की। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको बाकी सब में वो का सेम रखा है। 326 में 34 लगा दिया और बाकी सब में भी 34 लगा दिया। बाकी तो लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल 326 में ही लगाना चाहिए था 34। बाकी तो दोनों है, दोनों ने अलग अलग किया ही है, दोनों ने मारा है, साथ साथ मारा है। 326 की चोट जो आई थी वो आपकी 34 से गवर्न होती थी, तो ये लगा दिया इसमें। अब इसमें साथ में लिख दिया सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। 327 सीआरपीसी में दे रखा है ना, यदि साथ साथ चलेंगे लिख दिया तो फिर ये आपका 3 साल में सब साफ हो जाएंगे, 3 साल में सब साफ हो जाएंगे। यदि एक के बाद एक लिखता तो फिर पहले 3 साल, उसके बाद फिर आपका 1 महीना और फिर उसके बाद 6 महीने, एक के बाद एक चलेगी। और 328 में रहता है कोई शुरू में जेसीपीसी में रह लिया है वो अवधि इसमें से घटा दी जाती है। उसके बाद में आप देखिए अभियुक्त के धारा 437A दंड प्रक्रिया से भिन्न नियमित तारीख पेशी बाबत जमानत मुचल के निर्देश किए जाते हैं। ये जो 437A जो जोड़ा बाद में, ये चाहे कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल, उसमें ये दोबारा भरवाए जाते हैं। कन्विक्शन में तो कोई जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वो तो भरने ही पड़ते हैं, उसको तो जेल ही भेजते हैं। जेल नहीं भेजते हैं तो जब उसको जमानत पे छोड़ते हैं तब उसको बेल बॉन्ड ले लेते हैं। लेकिन जब किसी को एक्विटल कर देते हैं तो भी उससे 6 महीने के लिए बॉन्ड भराए जाते हैं। ये अपीलेट कोर्ट जब भी बुलाएगा तो वो वहां जाके उपस्थित हो जाएगा
इसलिए ये नया अमेंडमेंट हुआ था 2009 के आसपास का है, तो उसमें ये नया जोड़ा 437A। तो उसमें अब क्या है कि अभियुक्त से बेल बॉन्ड ले लेते हैं ऊपर वाले कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। जब अपील हो जाती है तो अक्विटल के बाद जो अपील हो जाती है तो फिर वो उसको जमानत मुचल का जो भरा हुआ पहले उसके आधार पर उसको दोबारा बुलाते हैं, तो उसको आना पड़ता है और फिर अपीलेट कोर्ट में नए कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब प्रकरण में जब्त शुदा दरांती वो बाद गुजरने म्याद अपील, यानी आफ्टर lapse of time provided for appeal they should be destroyed। अपील या रिवीजन जो भी होता है, इसका रिवीजन तो होता नहीं है क्योंकि अपील ही होगी। अपील के बाद यदि अपील में कोई और निर्णय आता फिर रिवीजन होता है। तो इसने कह दिया कि अपील की अवधि व्यतीत हो जाए उसके पश्चात में दरांती को नष्ट कर दिया जाए। और उसके बाद वो सबसे लास्ट में देखिए, निर्णय आज दिनांक 27/10/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय खुला ही होता है, 327 CRPC में दे रखा है ना, और कोर्ट इज स्टेटेड टू बी ओपन। तो ये आपको 327 ऊपर मैंने शायद गलती से बता दिया होगा, 428 और 427 ही बोला होगा मैंने, जहाँ तक सवाल है। तो ये आपका निर्णय लिखने का संक्षिप्त तरीका है। इसमें कोई चीज पूछनी है तो बताओ, बाकी मैं चार्ज आपको कैसे बनते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। सर वो निर्णय की प्रति दी गई वो वाली बात भी तो लिखनी होगी ना। कन्विक्शन में ये होता है कि तुरंत जो निर्णय सुनाएंगे उसको कॉपी तुरंत दी जाती है अभियुक्त को। ये तो नियमों में प्रावधान है, इस निर्णय में लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। निर्णय की तो प्रति अभियुक्त को उपलब्ध कराई निःशुल्क दी जाती है उसको। सर वो लिखना जरूरी है ना बात वो वाली। है और सर एक 428 वाली बात भी लिखे 428 गुजराती के। किसी में अवधि बिताते हैं ना, उसमें से समायोजित कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो 1 महीने अंदर रह लिया तो इसको 3 साल 6-7 महीने की हुई ना, तो 3 साल 6 महीने भुगतेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जुर्माने के बदले में जो 15 दिन का और बताया है ना, वो तो चाहे पूरा ही भुगतना पड़ेगा, चाहे पहले आप 3 साल से ज्यादा ही रह लिए होंगे, वो आपको अलग से भुगतना पड़ेगा। वो उस सजा में शामिल नहीं है, वो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है। दैट part of sentence is to be undergone separately if the amount of fine is not deposited, any type of default is made in depositing the fine, then the accused person has to undergo imprisonment awarded in lieu thereof। तो वो आपको करना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ता है और उसको जमा कराना ही पड़ता है। नहीं कराएगा तो अतिरिक्त भुगतेगा। वो जैसे मैंने एक उदाहरण देके बताया था आपको कि एक आदमी को मान लो 7 साल की सजा हुई और अपराध ऐसा था कि उसको बेचारे को 7 साल 6 महीने अंदर रहना पड़ गया, और बाद में जुर्माने के बदले में उसको और 6 महीने की सजा दी गई। जो वो काट चुका था मतलब जुर्माना 7 साल और 6 महीने का 7 महीने काट चुका था, और जुर्माने के बदले में 6 महीने की और दी। लेकिन अब उसको देखा जाए तो पूरी समायोजित हो सकती है, लेकिन नहीं, जुर्माने के बदले में उसको अलग से और काटनी पड़ेगी, ये उसका है। और सर क्षतिपूर्ति की बात तो अपन ने कोई लिखी नहीं, मतलब क्षतिपूर्ति तो कुछ दिलाई नहीं। हाँ, क्षतिपूर्ति से ये रहता है कि जो इसने दिलाई नहीं है, इसमें ये रहता है कि जो जुर्माना इसने किया एक कम है, 1000 रुपये जुर्माना किया है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि इसको लिखना चाहिए था क्योंकि विक्टिम तो बेचारा अनअटेंडेड रह गया, तो लिखना चाहिए था कि जुर्माना 1000 रुपये किया जाता है, उसमें से 900 रुपये आप को दिए जाए, और उसके अंदर जो जुर्माना जब इसमें जमा नहीं होता है उसके बदले में वो काट देता है तो अलग है। और अलग से यदि आपने लिख दी क्षतिपूर्ति इतनी दिलाई जाती है तो फिर क्षतिपूर्ति के लिए छूट नहीं है, वो CRPC की धारा 421 के अंतर्गत वसूल की जाती है जुर्माने के रूप में, तो वो रहता है उसमें। यहाँ मान लो जुर्माने के बदले में आपने लिख ही दिया कि 3 महीने अतिरिक्त भुगतेगा, तो कोई मतलब नहीं है। और ये लिख दिया कि क्षतिपूर्ति के रूप में इसको 5000 रुपये दिलाए जाते हैं और नहीं देने की स्थिति में जुर्माने की तरह वसूल किए जाते हैं, तो 421 CRPC में इसका प्रावधान है। तो ये आपका एक जजमेंट जो लिखा हुआ था अपने पास में, उसकी सहायता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कल शायद क्लास है भी नहीं होगी, मुझे पता नहीं, होगी तो मैं चार्ज बना के आपको कल से व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको पढ़ लें।
हूबहू लैंग्वेज और हूबहू इसका परफॉर्मा होता है, चार्ट का परफॉर्मा होता है इसका, एक शीर्षक वाला, दो शीर्षक वाला, अलग अलग होते हैं इसके परफॉर्मा। आपने देखा होगा ना, इसकी परिभाषा 2B में दे रखी है ना, 2B यानी चार, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, चार्ट का शीर्षक एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो ये आपका जजमेंट हुआ आज की तारीख का पूरा। अब क्या टाइम हो गया? सर 6:15 हो गए। 1 घंटा 15 मिनट होगी, अपने को तो 1 घंटे ही पढ़ाना था, 15 मिनट आपको बोनस में दे दिए। चलो कोई बात नहीं। और कोई चीज पूछनी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं ना, मैडम से मेरा नंबर ले लेना, मैं तो दे नहीं सकता, मंडे दे दे तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी चीज सर आपको। आप बाकी सिविल वगैरह का भी करवाओगे क्या सर, जैसे किराएदारी वाला, एसआरए वाला? का कोई स्टूडेंट है, कोई जुडिशियल अफसर है, कोई वो कराएंगे। अच्छा, आप सिर्फ क्रिमिनल का कराओगे सर? तो मेरे को पहले दोनों कराने थे, उनका वो जिनका स्टूडेंट है वो होगा सिविल का, सिविल को उनका नए स्टूडेंट को ज्यादा जानकारी कम होती है, तो पक्के पकाए कितने साल तक जज रहे हैं, तो एडिशनल सेक्शन तक पहुंचे हैं, तो हमने तो खूब सिविल किया है। कोटा सिटी साउथ में था मैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा सिविल का वर्क। तो ये सब चीजें पढ़ने से आती है, मैं वैसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से मेरे नंबर ले लेना और मैं आपको बता दूँ। जी सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन में कोई हाईकोर्ट आता हो तो मैं हाईकोर्ट में वकालत करता ही हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपकी जजमेंट राइटिंग हो तो वो मैंने आपको भेजी नहीं होगी। मेरा आपने वो जीवन परिचय वाला वीडियो देखा है क्या आप लोगों ने? जी सर देखा है, अच्छा था सर वो। उसमें मैंने बहुत। कविताएं लिखी हैं, इनकी मेरे पास कविताएं बहुत सारी हैं कानून की, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ले लेना मैडम से, मेरे को जो भी फोन करेगा उसको उपलब्ध करा दूँ। सर एक थोड़ा अलग हटके बात, सर मेन की तैयारी के लिए कुछ बताओ सर। आएगी। सर मेन एग्जाम की तैयारी के लिए। आवाज नहीं समझ में आई, आप काय की तैयारी? सर मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम अब होगा। देखो जी, कोई मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा वीडियो आपने सुना होगा, मैंने ये कहा था आपको कि एक तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे कोई सी हो, दोनों में से दोनों आए तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि एक भी आपको अच्छी तरह आती है तो ठीक है, और जब तक आपकी एक चीज पक्की नहीं हो ना, दूसरे पे हाथ मत डालो। एक यदि पक्की हो गई तो फिर दूसरे दिन उसको पहले पढ़ो, नई चीज तैयार करो। और कोई चीज समझ में नहीं आती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा आईपीसी में एक सेक्शन है 30, क्या है वो? सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये तुकबंदी में हो गया। अब मैं उसको कैसे पढ़ाता हूँ, आप किताब खोल रखी होगी, कॉपी आपने लिखो, उसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो वो जो आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात आती है, तो उसको मैं बताता हूँ CER ऐसे लिखो ऊपर, सी बोर्ड में लिख के बताऊं क्या? बता दीजिए सर, लिख रहे हैं वैसे CER सर। कैसे लिखो, ऐसे लिखना है। जैसे ये आपका है ना किताब, उसमें लिखो CERTER, ऐसे लिखो। तो उसके सामने लिखवाऊंगा फिर आप, लिख लिया CERTER? जी सर। सी का मतलब होता है क्रिएशन, यानी आपका जो राइट क्रिएट होता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे राइट क्रिएट होता हो, CREATE, क्रिएट। ठीक है, सी के बराबर में लिखो क्रिएशन, यानी क्रिएट, राइट क्रिएट होता है ऐसा दस्तावेज वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। ई का मतलब एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड होता हो राइट, अधिकार का विस्तार होता हो, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। फिर आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, यानी अधिकारों पे प्रतिबंध लगता हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 3 हो गया। अब हुआ TER, टी का मतलब ट्रांसफर, यानी आपके अधिकारों का अंतरण हो सकता हो, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। फिर एक आया ई, दूसरा वाला, उसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी समाप्त हो जाना। एक्सटिंग्विश होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अधिकारों का एक्सटिंग्विशमेंट होता है। स्पेलिंग बोलूं क्या एक्सटिंग्विश की?
इतना तो आता ही होगा। तो एक्सटिंग्विश हो गया। और उसके बाद आता आर। आर का मतलब होता है रिलीज या रेलिंक्विश, यानी त्यागना। हत्याग होता है ना, आजकल भाई बंधु जो है बहन से हत्याग करवा लेते हैं प्रॉपर्टी में से, तो वो हत्याग होता है, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये सीईआर टीईआर, बस 6 चीजें होगी। और 2 चीजें और है, यदि कोई आदमी आपको लिख के दे दे कि आप मेरे 50,000 रुपए मांगते हो, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और यदि कोई आदमी ये लिख के दे दे, उसको पार्टी बना लिया, और वो लिख के दे दे मेरे को इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी एक आपका हक छोड़ देता है, तो वो भी आपका अलग से एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद करेंगे जचा जचा के, तो ये सब याद हो जाए। फोर्जरी में आप जब याद करेंगे तो उसमें फोर्जरी कई प्रकार की होती है, तो फोर्जरी में 5 प्रकार की बातें आने के बाद में कौन सा कैसे याद करोगे वो समझ में आता है। जैसे केवल सिंपल फोर्जरी 465 में सजा होगी। यदि कोर्ट का रिकॉर्ड है, प्रोसीडिंग है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, बैप्टिज्म है, इस प्रकार की कोई चीज यदि बरियल ग्राउंड का है, तो ये सब आपके 466 में जाएंगे। फिर आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, एक्विंटेंस रोल है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई राइट है, तो ये सब चीजें आप जो देखेंगे 10 बातें दे रखी है, ये आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला 467 में जाएगा। चीटिंग का है तो 68 में जाएगा। और किसी की मानहानि की है तो 69 में जाएगा। डॉक्यूमेंट आधा है या पूरा फोर्ज है तो 470 में जाएगा। 471 में इनकी सजा है। 471 में कितनी सजा है कौन बता सकता है? 471 में सजा कितनी है? सब चुप है, इसका मतलब पता नहीं है किसी को। अरे 471 में लिखा हुआ है कि हु ओवर यूजेज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट as genuine, knowing it to be false, shall be punished as if he had forged such document। यानी 467 वाला है तो 67 में सजा मिलेगी, 66 का 66 में, 65 का 65 में, 68 जैसा डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया है, जैसे दस्तावेज की कूट रचना की है, वैसी सजा हो जाएगी। 471 में अलग से कोई सजा नहीं दे रखी है। द पर्सन विल बी पनिश्ड एज इफ ही हैड फॉर्ज्ड सच डॉक्यूमेंट। सच डॉक्यूमेंट कौन सा? जो 471 में उसने काम में लिया है। वो 471 में जो काम में लिया है उसको यदि वो फॉर्ज करता तो जो सजा होती वो उसको होगी। इस तरह से आपको सीक्वेंस में याद करने का है। अब मेरे को थोड़ा मौका कम मिलता है, तो बाद में मैं आपको हाई कोर्ट में तो मैं 7 दिन फ्री रहता हूँ, वहां आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैडम से मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको कविताएं भेज दूंगा। ठीक है? ठीक सर, लेंगे बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। खूब सारी है। आज पूरी क्लास ठीक है? क्लास फुल जी है? सर। हाँ जी सर। चलो ठीक थैंक यू सर। है। आपको भी थैंक यू। क्या लो भी नरेश जी, समझ में आया कि नहीं कुछ ये तो बताओ। हाँ जी सर, समझ में आया, यस अच्छे सर। से आया सर। आया क्या? अच्छा ठीक। कल यदि संडे को यदि क्लास हुई तो मैं फिर आपको भी, नहीं हुई तो भी मैं आपको ये चार्ट चूर्ट बना करके ना, उसकी प्रॉपर परफॉर्मा में बना के आपको व्हाट्सएप कर, है ना? और चार्ज के परफॉर्मे के साथ आप वो चार्ज वाला ये बाकी सब सीख गए आप। सिंसियर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है। 5 7 बार लिखोगे ना सब चीजें याद हो जाती है, सब चीजों के नंबर है। लास्ट वाली लाइन जरूर लिखती है, आज न्यायालय में इत्यादि सुनाया गया, आदेश लिखना, कंक्लूजन निकालना, ये लास्ट की बातें होती है ना। चाहे छोटा ही हो लेकिन उसको स्टेप का याद होना चाहिए। जजमेंट तो सबके छोटे होते हैं। अब हमने तो कई हजार जजमेंट लिख दिए हमने, लेकिन वो अ, फिर भी लिखने बैठे तो कहीं त्रुटि नहीं जाती, ढंग से नहीं पढ़ोगे। जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे उतनी ब्रेविटी आएगी, उतना ही संक्षिप्त हो जाएगा आपका। रिपीटिशन इज ऑलवेज टू बी। मैंने आपको तो नियम भेजे है ना हाथ से लिखे हुए, 3 पन्ने या 4 पन्ने मैंने आपको व्हाट्सएप करवाया मैडम के माध्यम से। उनमें मैं सारे वो लिख दिए, कब मैं आपका टाइम खराब नहीं किया क्लास में। उसमें ये है कि ये चीजें ऐसा करना चाहिए आपको।
कंक्लूजन निकालने वाला रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, भाषा सिंपल होनी चाहिए, लेंदी सेंटेंस नहीं होने चाहिए, और एविडेंस वगैरह का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने उसमें लिखी हुई। ठीक है। अरे नरेश जी, कहाँ सर गए?